नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आसना, मतलब फिजिकल पोस्चर्स। तो आसन की हम लोग जो हैं परिभाषा जानेंगे, कौन से ग्रंथों में कौन कौन से आसनों का वर्णन मिलता है, उपनिषदों में या योग ग्रंथों में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके जो प्रश्न रहेंगे उसके भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं योग आसनों की, आसन की। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आसन। तो आसन से आप क्या समझते हैं? तो आसन के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। एक होता है योगासन, जिसमें योग की अलग अलग मुद्राएं आप शारीरिक रूप से करते हैं। और एक होता है आसन, जिसके ऊपर बैठकर आप आसनों का अभ्यास, योगासनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है आसन के बारे में जानना जरूरी है। तो आपका सबसे पहले आसन होना बहुत जरूरी है। आसन के ऊपर बैठकर ही आपको योगासनों का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का, बंद मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपके जो शरीर की सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके आसन में रहती है, जमीन में ना चली जाए। ठीक है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इसलिए आपको जो है सदैव आसनों के ऊपर बैठकर ही अभ्यास करना चाहिए। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके आसन कैसे होते हैं? तो आप कम्बल के ऊपर बैठ कर सकते हैं, ऊन के आपके आसन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वस्त्र के, ऊनी या तो फिर कुसा, या आप आजकल जो है रबड़ वाली योगा मैट आ गई है, उनके ऊपर भी बैठकर आप जो है आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, या कम्बल के ऊपर आप बैठ के आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके आसन जिनके ऊपर बैठकर आप सुविधाजनक स्थिति में अपने योगासनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अब हम लोग जानेंगे आसन की परिभाषा। तो आसन की परिभाषा क्या होती है? तो आसन की जो परिभाषा होती है, महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग प्रदीप में परिभाषा दी है। दूसरे अध्याय के जो है 46वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। तो इसका वर्णन इस तरीके से है: स्थिर सुखम आसना, मतलब व्यक्ति जिस भी शारीरिक स्थिति में लंबे समय तक स्थिरता व सुखपूर्वक बैठ सके, वह आसन होता है। ठीक है, मतलब आप जिस आसन में भी बैठे हैं तो बिना हिले डुले, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी के कष्ट के आप अगर लंबे समय तक बैठ पाते हैं तो वो आपका होता है आसन। तो ये महर्षि पतंजलि ने बताया है पतंजलि योग प्रदीप में दूसरे अध्याय के जो साधन पाद है उसके जो है 46वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि कौन से ग्रंथों में कितने आसनों का वर्णन मिलता है ना। अब महर्षि पतंजलि ने जो है आसनों को जो है तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है, उनके जो है तीसरे नंबर पे उन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि अष्टांग योग में आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो अष्टांग योग जो पतंजलि जी ने बताया है उसमें आसन को जो है तीसरे नंबर का स्थान मिला हुआ है, तीसरा नंबर का स्थान। तो आगे हम लोग जानेंगे अब, जैसे कि घेरण योग संहिता होती है तो उसमें जो है कितने आसनों का वर्णन मिलता है। तो उसमें घेरण मुनि ने जो है 32 आसन का, जो मनुष्य अगर जो पृथ्वी लोक में अगर इन 32 आसनों का निरंतर अभ्यास कर लेता है तो उसका जो शरीर होता है, एक तो वो जो है स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। ठीक है, शरीर में हल्कापन रहेगा। तो इन 32 आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद इन 32 आसनों का जो है नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो ये तो थे जो
घेरण योग संहिता के अनुसार। अब हठ योग में जो है, हठ योग प्रदीपिका ने जो है 15 आसनों का जो है वर्णन किया है कि इन 15 आसनों को अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। उनमें से भी 15 आसनों में से 4 आसनों को उनने जो है विशेष स्थान दिया है। तो वो कौन कौन से 4 आसन होते हैं? ठीक है, तो जैसे कि आपका पहला हो गया सिद्धासन, दूसरा हो गया स्वास्तिक आसन, ठीक है, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, पद्मासन, सिंहासन। तो ये जो हैं 4 आसन ऐसे हैं जिनका आपको वर्णन मिलेगा। सॉरी, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहला सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। स्वास्तिक नहीं, भद्रासन का इसमें वर्णन। ये जो 4 आसन इनने दिए हुए हैं हठ योग में, ये 4 आसन जो हैं श्रेष्ठ बताए गए हैं। इन 15 आसनों में भी इन जो है 4 आसनों को श्रेष्ठ बताया गया है हठ योग प्रदीपिकाकार ने। तो इन 4 आसनों का आप अभ्यास करते हैं तो सिद्धासन इनमें भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि ये जो होता है इसमें बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं, सुखपूर्वक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि शिव संहिता। शिव संहिता में भी जो है 4 आसनों का वर्णन आपको मिलता है। तो कौन कौन से वो 4 आसन होते हैं, तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो शिव संहिता में ऐसे तो जो है 84 आसनों का वर्णन बताया गया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 आसनों को विशेष महत्व दिया है। तो 4 आसन इस प्रकार हैं: सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिक आसन। ठीक है, तो ये 4 आसन जो बताए गए हैं वो कहाँ बताए गए हैं? शिव संहिता के अंदर बताए गए हैं, है ना। सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन और उग्रासन। ये 4 आसनों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इनसे आपके कई रोग दूर होंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, ध्यान में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, योग की सिद्धियां इसमें बैठ के आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जो नामकरण आधार कैसे हुआ, आसनों का नाम कैसे बना, कौन से आसनों का। जैसे मान लो कि पहले क्या होता था कि जो योग के अभ्यासी होते थे वो प्रकृति के काफी निकट रहते थे, वन में रहते थे। तो वहां पर जब वो देखते थे कि अलग अलग आकृतियां, जैसे वृक्ष को देखा तो वृक्ष के ऐसे तने डालियां निकली हुई है, तो उनने देखा तो वहां से उनको एक आसन सूझा, तो उनने उस आसन का नाम दिया वृक्षासन। वहीं पर उन्होंने देखा मोर खड़ा हुआ है, 2 पैर के ऊपर पूरे शरीर को ऐसे उठाए हुआ है, तो उनको दिमाग आया कि क्यों ना इसको मयूर आसन का नाम दिया जाए, तो उनने इसको मयूर आसन का नाम दे दिया। उसके बाद उनने मुर्गे को जाते हुए देखा, मुर्गा खड़ा हुआ था, तो मुर्गे की आकृति से कौन सा आसन बन सकता है, तो उनने कुक्कुट आसन का नाम दिया, कुक्कुट आसन नाम दिया। ये बन गया आपका। उसके बाद फिर उन्हें देखा फिश, मछली को देखा, तो वहां से एक आसन निकल के आया मत्स्य आसन। ठीक है, वहीं पर उन्हें ऊंट की आकृति को देखा, तो वहां से एक आसन निकल के आता है उष्ट्रासन। फिर आपके शरीर की एक आकृति बन गई त्रिकोण के समान, तो उन्हें त्रिकोण आसन उसको नाम दे दिया, है ना। तो ऐसे फिर उन्हें कमल के फूल को पानी पे तैरते हुए देखा, तो इसको कमलासन मतलब पद्मासन नाम दिया गया है। उसके बाद उनने नाव को देखा पानी में जाते हुए, तो नौका का आकार ऐसा बनता है, ठीक है, तो उनने नौकासन नाम दे दिया। ऐसे ही उनको जो प्राकृतिक चीजें दिखती चली गई। अब सर्प जाते हुए देखा, फिर उसने ऐसे फन उठाए देखा, ठीक है, सर्प को देखा जंगल में, तो उनने सर्पासन नाम दिया, जिसको हम भुजंग आसन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कोबरा पोज के नाम से जानते हैं। वहीं पर उनने मगर को लेटे हुए देखा पानी के किनारों पे, तो उनने क्रोकोडाइल मतलब मकरासन इसको नाम दे दिया, तो ये मकरासन हो गया। वहीं पर टिड्डे को देखा उनने, तो उनको एक आसन सूझा, कौन सा? सलवासन। तो टिड्डे को देखे, टिड्डे को देखने के बाद उनको एक आसन सूझा जिसका उन्होंने नाम दिया सलवासन।
ठीक है, तो संस्कृत में टिड्डा होता है शलभासन का मतलब। उसके बाद ये अब उन्हें धनुष को देखा कि धनुष की आकृति, तो धनुष के आकार का क्या दिखा उनको, धनुरासन, तो वहां पर एक नामकरण हो गया धनुरासन। ऐसे गरुण पक्षी को उन्हें देखा तो गरुण पक्षी से उनको कौन सा आसन मिला, गरुड़ आसन। ऐसे शरीर की जो आकृतियां, अब जैसे क्रो पोज बोलते हैं हमने, ठीक है, क्रो पोज, कौवा आसन, है ना, या बगुला आसन, क्रेन पोज, ऐसे अलग अलग जो हैं जीव जंतु को उन्होंने देखा, पेड़ को देखा, तो वहां से जो है ये आसन उनको मिले और उन्हें अलग अलग आसनों का वर्णन किया, तो ये आसन इस तरीके से इनका नामकरण हुआ। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग आसनों का जो है वर्णन मिलता है। तो ये आसन तो कुछ मैंने मुख्य बताए थे। अब गोमुख आसन है, तो दोनों पैर के घुटने जब ऐसे मिले रहते हैं, पीछे से चौड़ा रहता है आपका हिस्सा, तो वहां उन्होंने गाय के मुख के समान से उन्होंने गोमुख आसन उसका नामकरण कर दिया। क्या कर दिया, गोमुख आसन। तो इस तरीके से जो है नामकरण हुआ आसनों का। अब हम आसनों के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो आसन जो होते हैं योग शास्त्रों में तो ऐसे अलग से कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया, लेकिन अध्ययन के माध्यम से हमने इसको अलग अलग वर्ग बना दिए हैं। जैसे कि शारीरिक स्थिति के आधार पर, अब जो आपके जो हैं फिजिकल पोजीशन में कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं शारीरिक स्थिति के आधार पर, तो उसमें कुछ आसन जैसे आप जो है खड़े होकर आसन कर सकते हैं, ठीक है, बैठ के आप आसन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो हैं पीठ के बल आसन, पीठ के बल लेट के आसन कर सकते हैं, पेट के बल लेट कर आप आसन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ कि आप खड़े होकर कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो खड़े होकर करने वाले आसन जैसे आपका जो है कटी चक्रासन आप कर सकते हैं, वृक्षासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, त्रिकोण आसन का अभ्यास कर सकते हैं, वीर आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं, वीरभद्रासन। और उसके बाद जो है आप खड़े होकर नटराज आसन का अभ्यास कर सकते हैं, गरुड़ आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। इन आसनों को जो है खड़े खड़े आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद बैठ के करने वाले आसन कौन कौन से होते हैं, तो बैठ के करने वाले भी कई आसन होते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन, गोमुख आसन, पश्चिम उत्तान आसन, ठीक है, शशांक आसन। तो ये आसन जो हैं आप इनको बैठ के कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इन आसनों को आप बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद आप पीठ के बल लेट के करने वाले आसन कर सकते हैं। तो पीठ के बल लेट के कौन कौन से आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं, तो पवन मुक्त आसन आप कर सकते हैं, सेतु बंध आप आसन कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, विपरीत करणी आसन कर सकते हैं, शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, सुप्त वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, चक्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आसन जो हो जाते हैं ये आप पीठ के बल लेट के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे आता है पेट के बल लेट के करने वाले आसन। तो पेट के बल लेट के कौन कौन से आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं, तो आप जो है भुजंग आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है, शलभासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, धनुरासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, मकर आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके पेट के बल लेट के करने वाले आसन। तो ये तो आपके शारीरिक स्थिति के आधार पर आपने आसन कर लिए। अब जो मनोदैहिक प्रभाव के आधार पर कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं, तो अब आपको सबसे पहले मन को शांत करने वाले आसन जो होते हैं, जैसे ध्यानात्मक आसन होते हैं, जिन आसनों से आप जो है ध्यान लगा सकें, तो जैसे सिद्धासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, इनमें बैठ के आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मानसिक तनाव कम होगा, मन शांत रहेगा, नकारात्मक विचार दूर होंगे, अनिद्रा की समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। उसके बाद जो है शरीर का संवर्धन करने वाले आसन होते हैं, मतलब कि शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं या जो शरीर का जो विकास होता है उसको करने के लिए कुछ आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सीने की, चेहरे की मांसपेशियों में जो है झुर्रियाँ आ गई हैं तो उसको दूर करने के लिए भुजंग आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। मयूर आसन से आपका जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाता है, उसको कर सकते
का स्पाइनल कोड, मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं जिससे आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास, ठीक है, मांसपेशियां आपकी लचीली हो जाए इससे। उसके बाद मनोदैहिक जो विश्रांतिकर मतलब जो है रिलैक्सेशन वाले पोस्चर्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका जो हो जाएगा, एक तो आप शवासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। तो ये आपके शरीर को विश्राम, आरामदायक, आराम देने वाले आसन होते हैं, शरीर में स्फूर्ति लाने वाले आसन होते हैं। ये कुछ आसन थे, आसनों के बारे में आपने जाना, आसन की परिभाषा जानी। इस तरीके से आप आसनों का अभ्यास कीजिए और अपने जो हैं, अब यहाँ पर आता है कि रोग के अनुसार योग चिकित्सा भी दी जाती है। अलग अलग रोगों में कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं। और मान लो किसी को जो है व्याधि के अनुसार अपन जानेंगे चिकित्सा के उपयोगिता के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मधुमेह मतलब डायबिटीज। तो डायबिटीज में कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं? तो एक तो आप मंडूकासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन आप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आप भुजंग आसन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं, सर्वांग आसन और नौकासन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। लेकिन अर्ध मत्स्येंद्र और मंडूकासन काफी लाभदायक होता है, इनका तो निरंतर अभ्यास मधुमेह के रोगियों को करना ही चाहिए। उसके बाद आपको जैसे स्थूल मतलब मोटापा या ओबेसिटी अगर हो गई है, तो उसमें कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए? तो आप पाद हस्तासन, उत्तान हस्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत लाभदायक होता है, उसके 20 से 30 राउंड रोज आपको करना चाहिए, जिससे आपके मोटापा, बढ़ा हुआ वजन कम हो जाता है। त्रिकोण आसन का अभ्यास करना चाहिए, है ना, धनुरासन का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद मंदाग्नि मतलब किसी की जठराग्नि प्रदीप्त नहीं हो रही है, तो उसका जो पाचन संस्थान पूरा बिगड़ा हुआ है, कब्ज हो रही है, एसिडिटी हो रही, गैस बन रही है उसको, तो उसको कौन से आसन करना चाहिए? तो उसको जो है कपालभाति वो कर सकता है, सट क्रिया। उसके बाद अग्निसार का अभ्यास कर सकता है। उसके बाद जो है कानपाद आसन कर सकता है, सर्वांग आसन कर सकता है। पश्चिम उत्तान आसन बहुत लाभदायक होता है जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए। धनुरासन, है ना, इन आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे उदरवाद। उदरवाद मतलब अगर आपके पेट में वायु रुक गई है पेट में, तो उसके लिए कौन कौन से आसन का अभ्यास कर सकते हैं? तो पवन मुक्तासन आप कीजिएगा, वज्रासन कीजिएगा, जानुशिरासन कीजिएगा और योग निंद्रासन का भी अभ्यास आप कर सकते हैं, योग मुद्रासन का, सॉरी। तो ये आसन आप जो हैं उदरवात में काफी लाभदायक। अब किसी को पाइल्स हो गई, बवासीर हो गई, अर्श रोग हो गया, तो उसमें कौन कौन से आसन का अभ्यास कर सकते हैं? तो उसमें आप जो है उत्तान पाद आसन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप पश्चिम उत्तान आसन कर सकते हैं, मत्स्य आसन कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, विपरीत करनी आसन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं। ये आपके अर्श बवासीर रोग में काफी लाभदायक, क्योंकि आपका शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन जो है विपरीत दिशा में हो जाता है, ठीक है। ये आप अभ्यास कर सकते हैं। अब कटी सूल किसी को हो गया, मतलब कमर में दर्द हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं? तो भुजंग आसन आप कर सकते हैं उसमें, है ना, कटी चक्र आसन आप कर सकते हैं, उसमें गोमुख आसन आप कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं, चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, तो इससे आपका कमर का दर्द दूर हो जाता है, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्रासन भी आप कर सकते हैं। अब किसी को जो है उच्च रक्तचाप है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, तो वो लोग कौन कौन से आसनों का अभ्यास कर सकते हैं? तो उनको कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए? तो उनको जो है तो वो वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, योग निंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे उनका जो है ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित हो जाता है योग निंद्रासन से, शवासन से, वज्रासन से। अब किसी को मान लो निम्न रक्तचाप है, तो वो भी अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेगा तो उसका जो है ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए जो लो ब्लड प्रेशर है, मतलब निम्न रक्तचाप है, उसको 20 राउंड नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद किसी को फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है आसन कौन कौन से हैं? तो भुजंग आसन कर सकते हैं, धनुरासन आप कर सकते हैं, मत्स्य आसन, सर्वांग आसन, है ना, उष्ट्रासन। तो इन आसनों का आप जो है अभ्यास कर सकते हैं, तो ये काफी लाभदायक होते हैं।
तो ऐसे अलग अलग रोग में आप जो है, आप कब्ज हो गया किसी को, कब्ज के लिए कौन से आसन कर सकते हैं, तो वज्रासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं, मलासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, उदराकर्षण आप आसन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, त्रयभुजंग आसन आप कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं। ये आसन आपकी कब्ज की समस्या को दूर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए, इससे अलग अलग रोग आपके जो हैं दूर होते हैं। ये आज का हमारा विषय था। हमने आसन क्या होता है, आसन की परिभाषा क्या होती है ना, कौन से ग्रंथों में कौन से आसनों का वर्णन मिला, कितने कितने आसन का वर्णन मिलता है, तो वो हमने जाना। कौन कौन से आसनों का क्या महत्व है वो जाना। रोग के अनुसार कौन कौन से आसन कर सकते हैं वो हमने जाने। ठीक है। वो ध्यानात्मक आसन कौन कौन से होते हैं वो जाने हमने। शरीर को आराम देने वाले आसन के बारे में जाना। तो ये था आपका आसन के बारे में एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था कि आसन के बारे में आज मैं आपको बताऊं। अब आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं। टेक्निकल RK93, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे अगले लाइव स्ट्रीम हम करें नेक्स्ट सैटरडे, तो आप उस पर भी आप हमको सजेशन दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप लाइव स्ट्रीम कीजिएगा, इस टॉपिक के बारे में हमें जानना है, तो इस विषय के ऊपर आप बोलिएगा, बताइए हमें, तो हम उस टॉपिक को लेके आते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे लाइव हम 4 बजे से 4:30 के बीच में हमारा जो है लाइव स्ट्रीम होता है। सैटरडे को अभी हमने रखा हुआ है। तो अभी लगता है आपके कोई प्रश्न नहीं है, तो यहीं पर हम जो हैं समापन करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आसनों के बारे में जाना।